हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 1 जिसका नाम है विलियन, यूपी बोर्ड वालों के लिए हमने स्टार्ट किया था और उसका ये हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है भाई? 12। इसका मतलब सर इससे पहले हमारे 11 लेक्चर हो चुके हैं और इस 12वें लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं भैया बहुत ही अमेजिंग सा अच्छा सा टॉपिक जिसका नाम है राउल्ट्स लॉ, मतलब राउल्ट का नियम। भाई इससे पहले जो हमने 11 लेक्चर किए हैं उनमें हमने बहुत सारी चीजें जानी हैं। विलियन क्या होता है, विलियन के प्रकार क्या होते हैं, विलियन में सांद्रता है जैसे मोलन्स है, परसेंटेज है, मोलरता है, मोललता है, नॉर्मलता है, ये सारी चीज पढ़ चुके थे। फिर हमने विलेयता भी पढ़ी, भाई ठोसों की द्रवों में विलेयता क्या होती है या गैसों की द्रवों में विलेयता क्या होती है, हेनरी का नियम क्या होता है, उसके अनुप्रयोग क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम 1 बाय 1 सारी चीजें पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जो भी बचा है हम कंप्लीट चैप्टर को यहां पर करने वाले हैं विद एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। अच्छा, यहां पर आपको बताएं इस लेक्चर में हम करने वाले हैं भाई राउल्ट का नियम। सर राउल्ट का नियम क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा, सिंपल सा टॉपिक है हमारा राउल्ट का नियम। सर ये क्या बताता है विलियन के बारे में? भाई विलियन क्या होता है हमें पता है। सर विलियन क्या होता है, अगर मैं कोई भी हमारे पास विलायक है, कोई भी हमारे पास क्या है विलायक है, और उस विलायक में अगर मैं मिला दूं किसी भी विलेय को, अगर मैं उस विलायक में मिला दूं किसी भी विलेय, तो भाई मेरा क्या बन जाता है? सर विलियन बन जाता है। ये तो मैं शुरुआत से ही पहले लेक्चर से ही समझता हुआ आ रहा हूं, ये मेरे को पता भी है। अब ये राउल्ट का नियम इस विलियन की कौन से गुण को बताता है, किस प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है, उसके बारे में जान लेते हैं। भाई राउल्ट का नियम बताता है कि मान लीजिए अगर मैं कोई 2 अवयव लेता हूं, इधर सुनिए, इसको हम बड़े ही प्यार से समझते हैं, एक नए पेज से समझते हैं, ठीक है ना, इस पेज से समझते हैं हम नए से। हम ये कहना चाह रहे हैं सर मैंने 2 अलग अलग अवयव ले लिए, एक मैंने ये पात्र ले लिया है, ठीक है सर, दूसरा एक और ले लेते हैं हम, चलो एक और ले लिए, उसको थोड़ा सा अलग डिफरेंट कलर से लेंगे। हमने इसको ले लिया, एक दूसरा पात्र ले लिया, ठीक है, हमने ये 2 पात्र ले लिए, एक ये रहा मेरा, एक ये रहा मेरा। भाई इसमें मान लीजिए इसमें मैंने भर रखा है कोई एक अवयव जिसका नाम है ए। इसमें क्या भर रखा है मैंने? ए अवयव ले रखा है। सर इस वाले में क्या ले रखा है हमने? इस वाले में ले रखा है मैंने बी। भाई ये दोनों ही मेरे द्रव अवस्था में है, ए भी मेरा द्रव है, बी भी मेरा द्रव है। दोनों को मैंने अलग अलग क्या ले रखा है? 2 अवयव ले रखे हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास में 2 बीकर हैं, एक में आपने पानी ले रखा है, दूसरे में आपने ले लिया एल्कोहल। एल्कोहल नहीं मिलेगा तो शराब ले लो भाई, दारू ले लो, दारू में पानी मिलाएंगे, देखो पैक बनाएंगे कैसे बनता है, और उसी की सहायता से हम राउल्ट के नियम को भी समझ लेंगे। कुल मिलाकर हमने 2 अवयव ले रखे हैं, एक ए और दूसरा बी। अगर मान लीजिए भैया, मान लीजिए मेरे को क्या बनाना है? एक विलियन बनाना है। मेरे को क्या बनाना है? एक विलियन बनाना है। तो भाई दोनों अवयवों को मिलाना पड़ेगा, बिल्कुल मिलाना पड़ेगा सर। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? एक पात्र मिलेगा, और इस पात्र में क्या होगा भैया? बी भी होगा, बिल्कुल सर बी होगा, साथ ही साथ कौन होगा हमारा? ए भी होगा भाई, ए भी होगा। ए और बी दोनों आकर इसमें आकर मिल जाएंगे। भाई ये तो पता है ना? बिल्कुल पता है सर, ये तो पता है ना? बिल्कुल पता है। यहाँ पर ए और बी हमारे दोनों पाए जाएंगे। कोई भी अवयव हो, जब विलियन है भैया, जैसे पानी रख दो भाई, पानी का कुछ ना कुछ वाष्प दाब होगा। भाई यहाँ पर ए और बी दोनों मिला के रखा है, जैसे पानी धीरे धीरे उड़ता है उसका कोई ना कोई वाष्प दाब होगा, तो यहाँ पर ए का भी वाष्प दाब होगा, बी का भी वाष्प दाब होगा। अब ए अपना कितना वाष्प दाब दिखाता है, बी अपना कितना वाष्प दाब दिखाता है, भाई इस चीज को एक्सप्लेन करता है कौन? इस चीज को एक्सप्लेन करता है कौन? वो करता है हमारा राउल्ट का नियम। आप कहोगे सर थोड़ी सी चीजें समझ में नहीं आ रही, काहे समझ में नहीं आ रही? क्योंकि सर हमें वाष्प दाब के बारे में नहीं पता कि वाष्प दाब होता क्या है। चलो एक काम करते हैं, पहले ना हम एक वाष्प दाब के बारे में समझ लेते हैं कि वाष्प दाब हमारा एक्चुअल में क्या होता है, क्योंकि वाष्प दाब के बारे में समझ लेंगे तो राउल्ट का नियम बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वाष्प दाब को आप कैसे समझोगे? भाई ऐसे समझोगे, हम गए घर पे, और घर पे जाने के बाद हमने देखा एक बर्तन में रख दिया हमने पानी, एक बर्तन में रख रखा है हमने क्या? पानी, H2O। भाई आपको पता है जो हमारा जल होता है, हमारा जो पानी होता है, वो एक वाष्पशील द्रव होता है, मतलब वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता रहता है। पानी हर एक टेम्परेचर पर, किसी भी टेम्परेचर पर हमेशा जल से वाष्प में परिवर्तित होता रहता है। जरूरी नहीं कि 100 डिग्री पे गर्म करोगे जब भी जल से वाष्प में जाएगा, ऐसा तो होता नहीं। जैसे मान लीजिए अगर मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बताना चाहूँ, जैसे आपने कपड़े धोले, मान लीजिए कपड़े धोए,
कपड़े धोने के बाद सुखाने डाले। क्या आपको क्या लगता है 100 डिग्री पे उसका टेम्परेचर देके उसको वाष्प बना रहे हो क्या? नहीं ना, वो किसी भी टेम्परेचर पानी उसका सूख जाता है। सूखने का मतलब क्या है भाई, पानी धीरे धीरे जल अवस्था से वाष्प अवस्था में उड़ता जाता है, यानी कि उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं सर। यानी वो जो वाष्पीकरण होता है वो किसी भी अवस्था पर होता रहता है, किसी भी टेम्परेचर पर होता रहता है। आपने घर में पोंछा लगाया वो भी सूख जाता है, पंखा चलाया तुरंत खत्म। यानी वाष्पन जो है किसी भी द्रव का किसी भी अवस्था पर या किसी भी टेम्परेचर पर होता रहता है। यानी हमने पानी लिया भैया, अगर पानी ले रखा है भाई, यहां से उसके वाष्प उठेंगी नहीं उठेंगी? बिल्कुल उठाएंगी सर, बिल्कुल उठाएंगी जी। यहां से द्रव की क्या होंगी भैया, वाष्प हमारी उठेंगी। अब ये वाष्प द्रव को हमें पता करना है वाष्प द्रव क्या होता है, तो हमें एक काम करते हैं भाई, एक काम क्या करते हैं सर, एक काम ये करते हैं कि इस जो जिस पात्र में हमने जल लिया है उसका पहले तो मुंह बंद करो। मुंह बंद करने का मतलब क्या है, इसको मैंने ऊपर से ढक दिया, किसी भी चीज से मैंने क्या कर दिया, ढक दिया। अब मुझे एक बात बताओ, इसको ढकने के बाद जो जल की वाष्प उठ रही थी क्या वो इस पात्र से बाहर जाएंगी? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं जाएंगी। जैसे कुकर होता है, कुकर में पानी रखा, हमने उबालने रख दिया या नॉर्मल रख दिया, तो वहां पर जो वाष्प उठेंगी जल की, क्या वो कुकर से बाहर निकल जाएंगी? नहीं निकलेंगी सर। नहीं निकलेंगी तो क्या होगा, इसकी जो सतह है यहां पर ऊपर जाकर जल की जो वाष्प है वो हो जाएंगी इकट्ठी। भाई नीचे से उठती रहेंगी, ऊपर जाके हो जाएंगी इकट्ठी। जब ऊपर जाके इकट्ठी हो जाएंगी तो भैया फिर वो नीचे से वापस आएंगी, तो यहाँ पर ये जो जल की सतह है, ये क्या भैया, जल की सतह। अब इस सतह पर जो ऊपर वाष्प गई है, ये वापस से इस द्रव की सतह पर क्या लगाने लगती है भैया, एक दाब लगाने लगती है, और इसी दाब को हम कहते हैं वाष्प दाब। इस दाब को हम क्या कहेंगे, वाष्प दाब कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वाष्प दाब समझ में आया होगा। अब इसकी डेफिनेशन तौर पे मैं बोल देता हूं कि वाष्प दाब को अगर आप समझाना चाहोगे तो कैसे बताओगे सर? हम वाष्प दाब को ऐसे बोल सकते हैं सर, किसी भी बंद पात्र में, बंद कर दिया ना मैंने, किसी भी बंद पात्र में किसी द्रव की वाष्प द्वारा उसी द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। एक और बार समझें, एक और बार समझ ले, फिर से समझ लीजिए। क्या कहा सर हमने कहा किसी भी बंद पात्र में किसी द्रव की वाष्प द्वारा उसी द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। सर अगर हम यहां बात करें राउल्ट के नियम की, राउल्ट का नियम सर क्या कहता है, राउल्ट का नियम क्या कहता है, हमें एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, पहले सर राउल्ट के नियम की डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना, फिर इसको अच्छे से समझेंगे। हम कहना चाह रहे हैं सर राउल्ट का नियम क्या होता है, तो राउल्ट के नियम के अनुसार भाई, राउल्ट के नियम के अनुसार विलयन में उपस्थित किसी अवयव का आंशिक वाष्प दाब, किसी अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब तथा उसके मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। आप कहोगे सर इतनी लंबी डेफिनेशन आपने लिखा दी और हमें बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ी, क्या बताया आपने, क्या समझाने की कोशिश की है, हमें कुछ समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया भाई, अभी समझ लेंगे ना, क्या दिक्कत है, अभी हम गए तो है नहीं ना, अभी समझने वाले हैं क्या लिखा है, क्यों लिखा है और इसका मतलब क्या होता है, वो सारी चीज समझने वाले हैं। भाई राउल्ट ने ये कहा था, क्या कहा था सर, राउल्ट ने कहा कि विलयन में उपस्थित किसी भी अवयव, भाई विलयन में एक से ज्यादा अवयव हो सकते हैं, एक विलय दूसरा विलय और भी हो सकते हैं, है ना, तो विलयन में उपस्थित किसी भी अवयव का जो आंशिक वाष्प दाब होता है, क्या होता है भैया, आंशिक वाष्प दाब जो होता है उस अवयव के शुद्ध अवस्था में
शुद्ध अवस्था में वास्तव तथा उसके मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। आप कहोगे सर अभी भी समझ में नहीं आया, एक काम करते हैं पहले लिख लेते हैं उसके बाद इसको समझेंगे। सर इसने कहा है कि विलयन में किसी भी अवयव का वास्तव, सर वास्तव को मैं पी से दिखा सकता हूं, ठीक है सर पी से दिखा लिया, वो बराबर होगा किसके बराबर होगा, शुद्ध अवस्था में वास्तव, उस अवयव की शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था के लिए नोट लगा दो, शुद्ध अवस्था वास्तव क्या हो जाएगा पी नोट, तथा उसके गुणनफल किसके मूल अंश के गुणनफल, मूल अंश को किससे दिखाते हैं, एक्स से दिखा दो या काई से दिखा दो, तो भैया ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा राउल्ट नियम के अनुसार कि P इज इक्वल टू पी नॉट इंटू एक्स। अब इससे समझने की कोशिश करते हैं। राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन के अवयव का वास्तव उस अवयव के शुद्ध अवस्था में वास्तव तथा उसके मूल अंश के गुणनफल के बराबर होता है, इससे हम राउल्ट का नियम कहते हैं। सर इसको ना थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर हम समझने की कोशिश करते हैं, कैसे करेंगे देखो। अभी अभी हमने बताने की कोशिश की थी, क्या बताने की कोशिश की थी, सर मेरे पास में ए है, मेरे पास में बी है, मैंने इन दोनों को मिलाया, मेरा विलयन बन गया ए बी, यही तो मैंने बताया, बिल्कुल सही बात है सर, आपने यही बताया। हम यहाँ से एक चीज और जान लेते हैं, फिर क्या जान लेते हैं सर, जब मेरे पास में विलयन ए था, मतलब अवयव ए था, उसका कोई ना कोई तो वास्तव होगा, भाई कोई ना कोई तो वास्तव होगा, उसको हम किससे दिखाएंगे भाई, पी ए, भैया पी ए से नहीं पी ए नॉट से दिखाएंगे। काहे सर, क्यों दिखाएंगे पी ए नॉट से, क्योंकि भैया हम शुद्ध अवस्था में बात कर रहे हैं, यहाँ तो केवल ए है ना, केवल ए है, तो ए शुद्ध है, इसलिए उसके वास्तव को हमने दिखा दिया पी ए नॉट से। किससे दिखाया भैया, पी ए नॉट से। अब इसके बाद यहां पर आ जाइए बी में, भैया बी भी तो प्योर है यहाँ पर, बिल्कुल सही बात है, बी भी हमारा प्योर है, बी प्योर है तो यहाँ पर इसका आंशिक वास्तव, इसके वास्तव को किससे दिखाएंगे हम, पीवी नॉट से। भाई ये क्या है, बी का शुद्ध अवस्था में वास्तव हो गया। सर इतनी भी बात समझ में आ गई। अब मैंने ए को, मैंने बी को, दोनों को मिलाया, विलयन बना दिया मैंने ए बी। भैया अब यहां पर ए भी वाष्पित होगा, बी भी वाष्पित होगा, तो जो टोटल प्रेशर बनेगा, यहां से जो कुल वास्तव आएगा वो ए की वजह से भी होगा और बी की भी वजह से भी होगा। हो सकता है ए जो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है उसका वास्तव कितना है पी ए, और बी जितना दे रहा है उसको बोल देंगे हम पी बी। भाई जब ए भी मिला है बी भी मिला है तो ए के कुछ ना कुछ मोल अंश होंगे और बी के कुछ ना कुछ मोल अंश होंगे। ए के मोल अंश को मान लेते हैं हम एक्स ए और बी के मोल अंश को मान लेते हैं हम एक्स बी। यहां पर जो पी ए है, पी ए है भाई, ये पी ए जो है ये है ए का आंशिक वास्तव और जो बी है वो है बी का आंशिक वास्तव। आप ऐसे मान के चलिए, हमारे पड़ोस में कोई गाड़ी है, स्टार्ट नहीं हो रही, ऑटो मान लीजिए, कार मान लीजिए किसी की, तो स्टार्ट नहीं हो रही, हमें धक्का लगाना है। दो लोग आए, एक ए और दूसरा बी, दोनों धक्का लगा रहे हैं। अब पहले एक काम करते हैं, पहले ए को धक्का लगाने के लिए भेजते हैं, भाई तू धक्का लगा। वो अकेला उस गाड़ी में धक्का लगाया जा रहा है, धक्का लगाया जा रहा है, धक्का लगाया जा रहा है, उसका शुद्ध अवस्था में दाब होगा, उसको पी ए नॉट बोलेंगे। अब बी लो, बी जाएगा, बी धक्का लगाया, धक्का लगाया, धक्का लगाएगा, अब बी का अपना शुद्ध अवस्था में वास्तव हो गया पीवी नॉट। लेकिन अब कहा जाता भाई दोनों मिलकर धक्का लगाओ। जब दोनों मिलकर धक्का लगाएंगे तो भाई जरूरी तो है नहीं कि पहले जितना धक्का लगा रहा था उतना ही लगा रहा हो, ये दाब उसके बराबर नहीं हो सकता। अब यहाँ पर ए अपना दाब लगा रहा है, बी अपना दाब लगा रहा है, भाई दोनों का दाब जो है वो अपना अपना लगा रहा है, तभी तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। भाई जो अपना दाब लगा रहा है उसका खुद का आंशिक दाब उसको कहेंगे, यानी उसका खुद का आंशिक दाब है। हम वही कहना चाह रहे हैं, हमने ए को मिला दिया, हमने बी को मिला दिया, ए वाष्पित होगा, बी वाष्पित होगा, ए की वजह से जितना वाष्प क्रिएट हो रहा है उसे पी ए बोलेंगे, बी की वजह से जितना वाष्प बन रहा है उसको हम पी बी बोलेंगे। भैया ये क्या है, पी ए पी बी, ये जो पी ए है, ये जो पी ए है ये क्या है हमारा, ए का आंशिक दाब, ए का आंशिक वाष्प दाब। जो पी ए है भाई, पी ए क्या हो जाएगा हमारा, पी ए हो जाएगा ए का आंशिक वाष्प दाब, वाष्प दाब। ठीक है सर, सर पी बी क्या होगा, फिर पी बी क्या होगा, इसे हम कह देंगे बी का आंशिक वाष्प। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। एक्स ए क्या है सर, एक्स ए, एक्स ए क्या है सर, एक्स ए हमारा ए का मोल अंश, भाई ए का मोल अंश हो गया, सही बात है सर। हम कहेंगे सर एक्स भी क्या होगा,
एक्स बी क्या होगा, एक्स बी की हम बात करना तो ये हो जाएगा हमारा बी का मोलेंस। भाई ये बी के मोलेंस हो गए, जो विलियन बनाए उसके मोलेंस पढ़ चुके हैं ना, बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं भाई पहले ही। अगर आपने क्लास नहीं की तो जाके देख लेना क्या होता है ये सब। इसके बाद पी ए नॉट क्या है सर, पी ए नॉट, पी ए नॉट जो है वो है ए का शुद्ध अवस्था में वास्तव, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, ठीक है ना। पीवी नॉट क्या हो जाएगा भैया, पीवी नॉट क्या हो जाएगा, बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। उम्मीद करता हूं जो टर्म्स हैं आपको वो समझ में आ गए होंगे। अब हम ये कहना चाह रहे हैं भैया, अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि सर जो कहानी आपने लिखनी थी वो लिख दी, अब राउल्ट के नियम के अनुसार यहां से क्या बताना चाह रहे हो, अब राउल्ट के नियम के अनुसार यहां से क्या बताना चाह रहे हो। चलो एक काम करते हैं, अब यहां से राउल्ट के नियम की कहानी को समझते हैं कि क्या होती है, राउल्ट के नियम की कहानी को समझते हैं कि यहां से क्या होती है। देखिए अब यहां से हम कर देंगे ये, क्या करेंगे, राउल्ट के अनुसार, राउल्ट के अनुसार, राउल्ट के नियम के अनुसार क्या होगा भैया, राउल्ट के नियम के अनुसार क्या होगा, हम ये बोलेंगे सर राउल्ट के नियम के अनुसार ये था किसी भी अवयव का जो आंशिक वाष्पदाब है वो बराबर होगा उसके शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब और उसके मोल अंश के गुणनफल के बराबर। सर यहां पर मेरे पास क्या था, मेरे पास था ए, मैं ये चाहता हूं इस विलियन में ए का आंशिक वाष्पदाब कितना होगा, उसे ए के आंशिक वाष्पदाब किससे दिखाएंगे, पी एन पी से। तो पी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, ए का आंशिक वाष्पदाब उस ए के शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब तथा उसके मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। किसी विलयन में ए का आंशिक वाष्पदाब उस अवयव के शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब तथा उसके मोल अंश के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम चाहते हैं सर बी का आंशिक वाष्पदाब क्या होगा, क्या चाहते हैं हम सर बी का आंशिक वाष्पदाब क्या होगा ये भी बता दीजिए। तो भाई बी का जो आंशिक वाष्पदाब होगा वो बी के शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब और उसके मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। यहीं पर अगर हम ये कहना चाहें सर ये ए का आंशिक वाष्पदाब हो गया, ये बी का आंशिक वाष्पदाब हो गया, कुल विलयन का वाष्पदाब कितना होगा भाई, कुल विलयन का वाष्पदाब का कितना होगा, यहां से अगर हम बात करें कुल वाष्पदाब, कुल वाष्पदाब, भाई कुल वाष्पदाब कितने के बराबर होगा सर, कुल वाष्पदाब हो जाएगा भाई कितनी चीजें हैं, कितनी चीजें, ऑटो में धक्का किसकी वजह से लगेगा, ए और बी दोनों के धक्कों की वजह से तो धक्का लगेगा। कहने का मतलब ए का आंशिक वाष्पदाब पी ए प्लस बी का आंशिक वाष्पदाब पी बी, दोनों को जोड़ देंगे कुल वाष्पदाब मिल जाएगा। भाई पी ए की वैल्यू हमने क्या निकाली, ये निकल आई, तो कुल वाष्पदाब यानी कि पूरे विलयन, पूरा विलयन ए बी का जो वाष्पदाब है वो बराबर हो जाएगा हमारे पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी वी नॉट इंटू एक्स बी के। उम्मीद करता हूं कि ये रिलेशन आपको समझ में आया होगा और राउल्ट का नियम भी समझ में आ गया होगा। एक बात फिर से कहें, राउल्ट का नियम क्या होता है भैया, हमने क्या कहा राउल्ट के नियम के अनुसार, राउल्ट के नियम के अनुसार किसी भी अवयव का जो आंशिक वाष्पदाब होता है वो उस अवयव के शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब और उसके मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। इसे हम राउल्ट का नियम कहते हैं। और राउल्ट के नियम के अनुसार यहां से हमने ए का आंशिक वाष्पदाब निकाल लिया यानी ए बी विलयन के लिए, बी का आंशिक वाष्पदाब निकाल लिया और कुल वाष्पदाब भी निकाल लिया। उम्मीद करता हूं छोटा सा टॉपिक हमारा राउल्ट का नियम वो आपको समझ में आ गया होगा। पर इसके अलावा जो अगले लेक्चर में हम आपसे मिलने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के लिए, जिसका नाम भाई आदर्श तथा अनादर्श विलयन। कौन कौन से विलयन, कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है सर क्या आदर्श विलयन भी होते हैं क्या, हम कहेंगे सर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, कम होते हैं, ज्यादा होते हैं, सारी चीज पढ़ेंगे। अनादर्श विलयन क्या होते हैं वो भी पढ़ेंगे, उनके गुण क्या होते हैं वो भी पढ़ेंगे आपके। उसके बाद स्थिर क्वाथी विलयन क्या होता है वो भी पढ़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का दैट इज क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब उसका अणुसंख्य गुणधर्म, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको भी हम करने वाले हैं। तो मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 13 में। ये हमारा 12वां लेक्चर था और उसमें उम्मीद करता हूं आपको राउल्ट का नियम समझ में आया होगा। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मुझसे बोल सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है और इसका सॉल्यूशन आप अगले वाले लेक्चर में जरूर लेके आना, मैं जरूर लेके आऊंगा, ठीक है ना। बस आपको शेयर करना है भाई, कुछ नहीं करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय करो, लेक्चर कंप्लीट करो और शेयर करो।